हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। एग्ज़ाम देने अगर अभी आप जा रहे हैं तो इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन एक दो आते ही हैं, है ना। कोई सवाल है ही नहीं उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान की कुछ बेसिक चीज़ें देखें तो संविधान में 448 आर्टिकल्स हैं टोटल। ओरिजिनली 395 थे। अगर सीरीज़ वाइज देखें, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके सीरियल नंबर्स देखें तो 395 अभी भी हैं, लेकिन जो ऐड ऑन हुए हैं सेक्शन के रूप में, सब सेक्शन के रूप में, वो सब मिलाकर हो जाते हैं 448। ठीक है। 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स में ये दिए गए हैं और 5 अपेंडिक्स हैं विद मोर देन 100 अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है? 106 अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि लोकसभा में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन 33% या फिर 1/3 रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स ये प्रोवाइड करता है 106 लेटेस्ट अमेंडमेंट। अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल्स पर। तो सबसे पहले है आर्टिकल 1, जिसमें यूनियन का नाम और टेरिटरी, कौन सी टेरिटरी होगी जो यूनियन कहलाएगी, और नाम क्या है? भारत। भारत, इंडिया, दैट इज़ भारत, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में। फिर आर्टिकल 3 जो है ये नए स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात करता है। एरियाज़ या बाउंड्रीज़ का ऑल्टरेशन करना है, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका नाम में कुछ चेंज करना है। ये सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 3 में बात की गई है, और ये सारे अधिकार किसके पास हैं? हमारी पार्लियामेंट के पास। ठीक है। फिर है आर्टिकल 14। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सारे नहीं देख रहे हैं। आर्टिकल 12 से 35 ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसकी बात करता है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सभी के लिए अवसर की समानता। आर्टिकल 17 छुआछूत अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करने का काम करता है। आर्टिकल 19 छः तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है। राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। फिर आर्टिकल 21A, इसमें ए शामिल हुआ है, और वो भी बड़ा वाला है, कैपिटल है। इसका मतलब है इसे बाद में अमेंडमेंट के ज़रिए शामिल किया गया। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 24 बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के प्रोहिबिशन के बारे में है, कि 14 साल के कम के बच्चे फैक्ट्रीज़ और माइंस में काम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 32 बात करता है रेमेडीज़ की फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट्स जारी करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए 5 तरह की रिट्स होती हैं ये, जैसे प्रोहिबिशन, सर्शरी, को वारंटो, मैंडमस और हैबियस कॉर्पस, ये 5 तरह की रिट्स हैं। फिर आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, और आर्टिकल 40 को आधार बनाकर ही 73rd और 74th अमेंडमेंट लेकर आया गया था, जिसके तहत पंचायत और नगर पालिका इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 44, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 46 है, जिसमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस के बारे में दिया गया है। इसी के तहत EWS को जो आरक्षण प्रोवाइड किया गया ना 10%, वो इसी के तहत किया गया है। अच्छा, ये हैं क्या सारे? तो 36 से लेकर 51 तक DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो इन्फोर्समेंट जिनका कोर्ट में न्याय योग्य नहीं है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, अगर सरकार इन पर काम नहीं करती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए ये संविधान में लिखा हुआ है और सरकार नहीं कर रही है। बल्कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसलिए रखी गई हैं इसमें, ताकि धीरे धीरे टाइम देखते हुए, जिस तरह से समय चेंज होता है, देश तरक्की करता है, ये सारी चीज़ें देखते हुए सरकार धीरे धीरे इनको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे इन चीज़ों पर कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे UCC की बात अभी चल रही है, पंचायत वाला जो है आर्टिकल 40 वो ऑलरेडी कर दिया गया है। इसके तहत 46 के तहत EWS को दे दिया गया है आरक्षण, है ना। फिर आर्टिकल 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ताकि जुडिशरी अपना स्वतंत्रता से काम कर सके। और लास्ट आर्टिकल है DPSP का 51, जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 51A, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, और क्योंकि इसमें भी कैपिटल A शामिल है, इसका मतलब कि इसको भी संविधान में संशोधन के ज़रिए लाया गया था। और कौन सा संशोधन हुआ था? 42nd अमेंडमेंट जो था, उसके तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। फ़िलहाल हमारे पास 11 ड्यूटीज़ हैं, पहले सिर्फ 10 थी, बाद में एक और इसमें ऐड की गई।
ठीक है, अब 52 से स्टार्ट होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसमें सबसे पहले है 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन की बात हो गई। उसके बाद फिर 61 में बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, इम्पीच करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। आर्टिकल 63 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है ये। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा जो है उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये बोला गया आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है और आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अच्छा, इलेक्शन प्रोसेस अगर बात करें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सभी के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो नॉमिनेटेड हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, वहीं वाइस प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, इसके सारे मेंबर्स चाहे वो इलेक्टेड हों या फिर नॉमिनेटेड हों, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के टाइम पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं आती हैं। इम्पीचमेंट अगर करना है तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आर्टिकल 74, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ये चीज़ बोली गई है। मतलब बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 74 में। ये बोला क्योंकि प्रेसिडेंट होगा एक भारत में, ये बोला गया आर्टिकल 52 में। फिर 74 में ये कहा है कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। 78 में ड्यूटीज़ ऑफ द पीएम दी गई हैं और पीएम की मेन ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं कैबिनेट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा दिया गया। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 93 स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, इसके बारे में बात की गई है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 105 पावर्स, प्रिविलेजेस एट्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है और आर्टिकल 112 बजट के बारे में है। बजट शब्द डायरेक्टली यूज़ नहीं हुआ है, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, बजट संविधान में कहीं भी शब्द यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 123, ये ऑर्डिनेंस पावर बताता है प्रेसिडेंट की। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उसकी मीटिंग्स नहीं चल रही है, सेशन नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पर अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैटर आ जाता है जिस पर कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट, क्योंकि कानून बनाए काम पार्लियामेंट करते हैं ना, वो है ही नहीं सदन में, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कानून बना सकते हैं जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई कानून, लेकिन कंडीशन ये है कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने तक फोर्स में रहता है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करना इसको ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि पार्लियामेंट का सेशन साल में कम से कम 2 बार सेशन होना ज़रूरी है। मतलब ये भी नहीं लिखा कि कितनी बार होना ज़रूरी है, सिर्फ ये लिखा है संविधान में कि पार्लियामेंट के सेशन में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि साल में 2 बार ही होना है। ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा, इसीलिए ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड दिया है ये 6 महीने दिया गया है। 6 महीने के बाद जो पार्लियामेंट सेशन में आएगी उसके बाद रिव्यू करना ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस को रखना है या नहीं रखना। अगर रखना है तो प्रस्ताव पास करके ये कानून बन जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे पार्लियामेंट बनाती है, और अगर नहीं रखना है तो इसको कैंसिल करने का एक प्रस्ताव पास कर देगी। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट की 1, 2, 3 में, और गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस पावर होती है, वो 2, 1, 3 में दी हुई होती है। फिर आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात किया गया है। कैग 148 में है। 149 में ड्यूटीज़ और पावर्स दी गई हैं कैग की। 153 में गवर्नर्स ऑफ स्टेट की बात की गई है। 52 कौन सा है, प्रेसिडेंट, और 153 गवर्नर ऑफ स्टेट। अच्छा देखिए, जैसा आप यूनियन में देखते हैं ना आर्टिकल, वैसे ही सेम यहाँ पर हैं, बस एक एक प्लस करते जाइए और स्टार्टिंग में एक लगाते जाइए। जैसे 52 है प्रेसिडेंट का, तो 153 हो जाएगा गवर्नर का। ऐसे ही आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात की गई है, और 54 यानी 154 इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर की बात की गई है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155 में,
और प्रेसिडेंट का देखें तो 54 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 161 पार्डनिंग पावर दी गई है गवर्नर की। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर 72 के तहत दी गई है। फिर 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस टू गवर्नर, और वहाँ पर कौन सा है, 74 है। यहाँ आगे नंबर थोड़े से चेंज हो रहे हैं तो इनका ध्यान रखिएगा। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में है, और वहाँ पर हमने देखा था आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165। अगला आता है 167 आर्टिकल, इसमें ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर दी गई हैं विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पीएम की ड्यूटी है, उसी तरह गवर्नर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चीफ मिनिस्टर सीएम की ड्यूटी है, और यह आर्टिकल 167। 168 168 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट की बात की गई है। 169 एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट में नहीं है, इनका अबॉलिशन भी हो सकता है, क्रिएशन भी हो सकता है। क्रिएशन या अबॉलिशन किस तरह होता है, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्रस्ताव पास करती है इसके लिए, और प्रस्ताव पास करके अगर वो पास हो जाता है तो फिर पार्लियामेंट के पास भेजा जाता है कि हम इसका क्रिएशन करना चाहते हैं या फिर इसको अबॉलिश करना चाहते हैं, जो भी कंडीशन है। फिर सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में, पार्लियामेंट चाहे तो क्रिएट करे, ना चाहे तो ना करे, और अगर वो चाहे तो अबॉलिश करे या फिर ना करे। ठीक है, तो स्टेट सिर्फ अपनी विश बताता है कि हम ये करना चाहते हैं, करना या ना करना पार्लियामेंट के हाथों में है। आर्टिकल 170 की बात की जाए तो ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के कंपोजिशन की बात करता है। 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अबॉलिशन की नॉट कंपोजिशन की बात करता है। असेंबलीज सभी स्टेट्स में है, काउंसिल सब में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 172 स्टेट लेजिस्लेचर्स के ड्यूरेशन की बात करता है कि कितने टाइम तक ये रहेगा। 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बताता है। फिर 174 में है सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन की बात करता है। सेशन के लिए क्या बोलता है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। फिर प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन करना है, विघटन करना है तो किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें। फिर 178 में स्पीकर्स एंड डिप्यूटी स्पीकर्स की बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में आर्टिकल 93, यहाँ पर है 178। फिर आ जाता है 194 आर्टिकल एडवोकेट्स जनरल की पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी की बात करता है। आर्टिकल 200 असेंट ऑफ बिल्स बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। मतलब ये बोला गया है ना, सेंट्रल में भी ऐसा है कि कोई भी बिल है अगर उसको हमें एक्ट बनाना है तो पार्लियामेंट पास करके भेज दे, लेकिन लास्ट में प्रेसिडेंट की मुहर लगनी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिला तो फिर वो बिल एक्ट नहीं बन सकता है। सेम इसी तरह है, गवर्नर के द्वारा भी बिल्स का असेंट लेना ज़रूरी है, अगर वो नहीं देंगे तो फिर वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर गवर्नर के पास एक और चीज़ है, मतलब प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट तो ऐसा नहीं होगा कि रिजर्व रखेंगे और किसी और को दिखाएंगे कि देखो ये पास करना है, नहीं। पर गवर्नर तो स्टेट का गवर्नर है, उनके ऊपर प्रेसिडेंट मौजूद हैं। तो गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि कोई बिल उनको समझ नहीं आ रहा कि पास करना है या नहीं करना, अपनी असर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व करके रख देंगे उस बिल को, कि अब इस बिल पर प्रेसिडेंट डिसाइड करें कि इस पर फाइनल मोहर लगानी है या नहीं लगानी। तो ये वाले जो चीज़ है गवर्नर की, ये आर्टिकल 200 में ये भी दी गई है। फिर 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। वहाँ पर क्या था, 112 है ना, स्टेट का जो बजट सेंट्रल का जो बजट है वो 112 में है, स्टेट के बजट के बारे में 202 में दिया गया है। फिर 210 स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, क्योंकि सभी स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी इस बारे में बोला गया है। 212 में बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उस पर कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती, वो अपने अंदर का मामला अपने यहाँ पर ही निपटाएं। और इसीलिए स्पीकर के पास कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं जो हम क्वाज़ी जुडिशल की कैटेगरी में गिन सकते हैं, जैसे कि स्पीकर किसी को सदन से किसी मेंबर को बर्खास्त कर सकता है ना, कि आप जाओ यहाँ से, या तो कुछ दिनों के लिए या पूरे सेशन के लिए बर्खास्त कर सकते हैं। तो इस तरह की पावर दी गई है ताकि वहाँ अपनी प्रोसीडिंग्स को खुद ही संभाले स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट उसमें बीच में ना आए, कोर्ट इंक्वायरी ना करे कुछ, ताकि स्वतंत्रता सबकी अपनी अपनी बनी रहे। फिर आता है आर्टिकल 213, इसमें पावर ऑफ गवर्नर्स के बारे में बात की गई है टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, जो मैंने बता भी दिया था। फिर है आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स
फॉर द स्टेट्स की बात की गई है यहाँ पर आर्टिकल 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, इसकी बात की गई है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 226, ये हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर बताता है। सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की पावर है आर्टिकल 32 में। फिर है आर्टिकल 239 AA स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत दिया गया है इसमें। 43C कंपोजिशन ऑफ पंचायत। 43G पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत। 43K पंचायत के इलेक्शंस की बात करता है। 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैटर आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट का कोई मैटर है, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी पार्लियामेंट हमारी कानून बना सकती है। ये बोला गया आर्टिकल 249 में। फिर है 262 जिसमें एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ये दिया गया है। और 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 263 में इंटर स्टेट काउंसिल। फिर है 265, इसमें बोला गया है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो अधिकार है टैक्स लगाने का वही लगाएंगे, उससे बाहर जाके कुछ नहीं टैक्स लेंगे। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में है। 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में है। ये 3 तरह के फंड हमारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर 275 यूनियन कुछ सर्टेन स्टेट्स को ग्रांट दे सकता है, तो उसके बारे में दिया गया है। 280 में फाइनेंस कमीशन है। 300 में सूट्स एंड प्रोसीडिंग की बात की गई है। 300A, यहाँ पर A जो है कैपिटल है, इसका मतलब अमेंडमेंट के ज़रिए इसको लाया गया। अमेंडमेंट कौन सा था? तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया था। 300A में उसको डाल दिया गया। फिर है 311 आर्टिकल, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज़ अंडर द यूनियन और अ स्टेट। यूनियन में, केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में सिविल सर्वेंट्स जो काम करते हैं, उनके डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, इनकी बात की गई है। फिर 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज को मेंशन किया गया है। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, यूनियन का भी और स्टेट्स का भी, सभी का 315 में। आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दिए गए हैं। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, इसको भी संशोधन के ज़रिए शामिल किया गया। 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में है। फिर 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इन द हाउस ऑफ पीपल। 330 में SC STs के लिए लोकसभा में सीट्स के रिजर्वेशन की बात करता है। 338 में SC और ST के लिए नेशनल कमीशन दिया गया है। 338 में SCs के लिए, 338A में STs के लिए और 338B ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जस्ट वेट, 338B बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन की बात करता है। 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन की बात करता है कि कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करेगा यूनियन गवर्नमेंट करेगी। 345 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, जैसे कि यूनियन के लिए है इंग्लिश और स्टेट के लिए इंग्लिश तो है ही, उसके साथ में वो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी रख सकते हैं या हिंदी को भी रख सकते हैं। फिर आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352 में दी गई है। स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, इसको 356 में मेंशन किया गया। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 तरह की इमरजेंसी है ना हमारे यहाँ पे, ये तीनों है 352, 356 और 360। फिर आता है 368 पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ये इसमें दी गई है। आर्टिकल 370 टेम्प्रेरी प्रोविजंस जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए थे, जिसे अब डाइल्यूट कर दिया गया है 5 और 6 अगस्त 2019 में। आर्टिकल 371A, मतलब 371 आर्टिकल जो पूरा है ना, कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न को कुछ स्टेट के लिए रखता है, जैसे कि 371A में नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न, 371J में हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए स्पेशल स्टेटस है। सिर्फ 371 जो है वो महाराष्ट्र के लिए है। 371I गुजरात के लिए है। ऐसे ही ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं 371 में, कुछ अदर स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न। अब यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, इनको एक बार देख लेते हैं।
तो आर्टिकल 12 से 35 ये है फंडामेंटल राइट। 36 से 50 मैंने बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। आर्टिकल 80 नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात करता है। फिर आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट के बारे में, बजट शब्द डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। 148 कैग के बारे में है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में है। 300A राइट टू प्रॉपर्टी और 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 51, 56, 61 या फिर 63? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं ऑलरेडी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको, और भी बहुत सारे हैं। सो इफ़ यू विश यू कैन गो थ्रू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।